नमस्कार दोस्तों, स्टडी वायर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न उत्तर रूप में हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में या तो आए हुए हैं या परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भवभूति हैं। यह एक संस्कृत नाटक है। इस नाटक में भगवान राम के श्रीलंका से अयोध्या वापस आने तथा वहां राज्याभिषेक होने एवं सीता को वन में निर्वासित किए जाने तथा लवकुश की कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में होता है 159 लीटर। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में 1799 में हुए पालीगरों के विद्रोह का नेता कौन था? तो काट्टा वामन था। तो याद रखिएगा, पालीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और इसका नेता कौन था? काट्टा वामन। ये विद्रोह 1799 से लेकर 1805 तक चला था। नेक्स्ट है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को शक्ति अनुच्छेद 253 के तहत मिलती है। इस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के लिए भारत के किसी भाग या पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट, जुड़वा खनिज किन दो खनिजों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीसा और जस्ता को। याद रखिएगा, सीसा और जस्ता। सीजा, इसको वर्ड बैठा दिए सीजा। तो सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है। ये खनिज खानों में साथ साथ मिलते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा सीसा और जस्ते का उत्पादन तथा भंडार राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान राज्य के उदयपुर की जावर खान सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ग्लूकोज का प्रयोग। याद कर रखिएगा कि रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि किन किरणों का प्रयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों का प्रयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। और पराबैंगनी किरणें के द्वारा शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। और पराबैंगनी किरणों की तीव्रता से मानव में त्वचा कैंसर तथा मोतियाबिंद और आँखों की बीमारी हो सकती है। और इसी पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अंतरिक्ष में रोक लेती है। नेक्स्ट है, आँखों की मांसपेशियों के पक्षाघात हो जाने से कौन सा रोग होता है? तो उसे कहते हैं डिप्लोपिया। याद रखिएगा, डिप्लोपिया रोग आँखों की मांसपेशियों में हो जाने वाले लकवा या पक्षाघात को कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। तो याद रखिएगा, IAS में प्रश्न आया था कि ट्रेजरी बिल का विक्रय कौन करता है? तो RBI करता है। और ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा 1 वर्ष से कम अल्पावधि के लिए ऋण लेने के लिए बेचे जाते हैं RBI द्वारा। और प्रथम बार ट्रेजरी बिल जारी किए गए थे 1917 में। तो इसे भी याद रखिएगा, प्रथम पर ट्रेजरी बिल 1917 में जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2013 में। तो याद रखिएगा, इसके पहले केवल गुवाहाटी में हाई कोर्ट था पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, लेकिन 2013 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो इसको मेघमणित्री वर्ड बैठा लीजिए, मेघमणित्री। तो याद रहेगा, मेघमणित्री में पूछ देता है किन किन राज्यों में की गई थी। तो मेघमणित्री यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में कब की गई थी? 2013 में। लास्ट में 3 अंक आ रहा है, तो याद रखिएगा 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में की गई थी। तो 3 राज्य दिया है, तो 13। नेक्स्ट है, और ये भी जान जाइए कि वर्तमान में भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या है 25। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। याद रखिएगा, मानव की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 होती है, 29। और मानव में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है, लेकिन बड़े होने पर कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, 300 से घटकर 206 रह जाती है। नेक्स्ट है कि लघु लोकसभा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लोक लेखा समिति को।
पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी को। पीएसी को क्या कहते हैं? लघु लोकसभा। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 6-7 15-7-22 तो 7 राज्यसभा से आते हैं। और लोक लेखा समिति का गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसका कथन है या किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है ग्रेशम का। याद रखिएगा, ग्रेशम ने सिद्धांत दिया था कि घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जैसे अगर 10 रुपये की नोट में एक नोट नई हो, एक नोट पुरानी हो या घिसी पिटी कटी हो, तो उसको लोग पहले चलाना चाहते हैं और नई नोट को रखा रहना चाहते हैं। तो ये ग्रेशम का नियम है। नेक्स्ट, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1950 में। याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में। तो भारत में प्रथम बार रेलवे कब चली थी? 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। और भारत में रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था। इसे भी याद रखिएगा कि रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1905 में। और विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1825 में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड में चली थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। तो याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और तमिलनाडु में स्थित है। और वर्तमान में भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन था? तो यह था नीलगिरी, जो 1986 में स्थापित हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी देने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कोरोनाग्राफ। तो कोरोनाग्राफ क्या है? कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी देने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे मैगलेन। तो याद रखिएगा, मैगलेन ने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये पुर्तगाल के निवासी थे। और इन्होंने कब पूरे विश्व का चक्कर लगाया था? तो लगाया था 1519 में। इसे भी याद रखिएगा कि 1519 में इन्होंने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली बार कब भूख हड़ताल की थी? पहली बार तो पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर के समय। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल को लेकर पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो महात्मा गांधी के 3 जो शुरुआती आंदोलन थे उनका क्रम पूछता है। तो चंपारण हुआ था 17 में, फिर उसके बाद अहमदाबाद का मिल मजदूर वाला हुआ था, उसके बाद खेड़ा वाला भी 1918 में ही हुआ था। तो च अ खा याद रखिएगा, च अ खा तीनों का क्रम। याद रखिएगा कि 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल क्यों की गई थी? तो दरअसल ये हुआ था कि वहाँ पर प्लेग फैल गया था। तो 1917 में प्लेग बोनस दिया जाना शुरू कर दिया गया और 1918 में प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया गया। इसी को लेकर मजदूरों ने हड़ताल कर दी कि बोनस न समाप्त किया जाए। और इसी को लेकर बाद में समझौता होगा और 35% वेतन वृद्धि कर दी गई, तब जाके हड़ताल समाप्त हो गई। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब किस एक्ट के तहत की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। इसे भी याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 किससे संबंधित था?
अंतर्जातीय विवाह से संबंधित, याद रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट में एक महत्वपूर्ण बिंदु था अंतर्जातीय विवाह, और इसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं 22वां क्वेश्चन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, ये प्रश्न है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। और एक कब की गई थी, तो 1937, इसे याद रखिएगा, 37 में की गई थी, 1937 के तहत की गई थी। और 1935 के तहत की गई थी 1937 में। और ये भी याद रखिएगा कि कलकत्ता में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। और इसके एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और आधुनिक काल में सर्वोच्च न्यायालय जो अभी है उसकी स्थापना जनवरी 1950 को की गई थी। उच्चतम न्यायालय जो भारत का है 1950 में। नेक्स्ट, किस शहर का पुराना नाम कुसुमपुर था, तो याद रखिएगा कुसुमपुर नाम था पुराना पाटलिपुत्र या पटना का। तो पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था। आगे बढ़ते हैं। लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इसको ऐसे याद रखिएगा कि अरुणाचल मतलब अरुण माने सूर्य होता है, तो सूर्य लाल होता है, तो यहाँ से लाली ले लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश में लाली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 343 में। तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रसार करें। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं, तो ये कहते हैं गोदावरी नदी को। तो वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, गोदावरी नदी को। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और इंद्रावती, मांजीरा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 2000 में। याद रखिएगा अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय मान जो गरीबों में गरीब सबसे होते हैं उनको अंत्योदय कहते हैं, उन्हीं के लिए अन्न योजना शुरू की गई थी 2000 में। याद रखिएगा 2000 में। आगे देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मनीला। तो बैंक है तो याद रखिएगा मनीला, मनी माने पैसा ला। तो मनीला कहाँ की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहीं पर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1966 में। ये भी याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 137 में है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है, उसे बदल भी सकता है। और अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है या उनके खिलाफ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 137 है, 113 भी है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी को। याद रखिएगा सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ का संकलन किस शुक्ल गुरु ने किया था, आदि ग्रंथ, तो इसका संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये सिक्कों के 5वें गुरु थे और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मौत की सज़ा दे दी थी, ये भी याद रखिएगा। और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने
इस आदि ग्रंथ में कुछ और चीज़ें जोड़ी और उसके बाद इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 तक। इसे भी याद रखिएगा। इसी में इसका मूल उद्देश्य था आधारभूत ढांचे का विकास करना, बड़े उद्योगों को स्थापना करना। इसी में कई बड़े उद्योग शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों की वृद्धि से संबंधित कौन से संविधान संशोधन है? तो ये हैं 7वां और 31वां। तो याद रखिएगा, 7वें और 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। याद रखिएगा, अभी जो 545 लोकसभा सदस्य होते हैं तो 131वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। 31वें द्वारा 525 से 545 की गई थी, जिसमें 545 में 543 पर चुनाव होता है। बाकी 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंध रखते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना, तो साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन, एक देश से दूसरे देश में जाना, यहाँ में घूमना करना, विश्व पर्यटन। तो याद रखिएगा 27 सितंबर। किसे संसार का बागवानी क्षेत्र कहते हैं? याद रखिएगा, किसे संसार का बागवानी क्षेत्र कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये कहते हैं भूमध्य सागरीय भूमि को। भूमध्य सागरीय जलवायु जो होती है, ये आमतौर पर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 से 45 अंश अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है और इस प्रकार की जलवायु अधिकांशतः भूमध्य सागर के आसपास के देशों में पाई जाती है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और इस जलवायु में आमतौर पर रसीले फल होते हैं, खट्टे फल पैदा होते हैं। नेक्स्ट, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 1986 में, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। इसको ऐसे याद रखिएगा कि हरित क्रांति 1966-67 में शुरू हुई थी, उसी के ठीक 20 साल बाद तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई थी। रिलेट कर दीजिएगा, रिलेट करने से ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और विकल्प आने पे याद भी हो जाता है। आगे देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 26 में निहित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है, अब तक भारत में कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? परिसीमन आयोग, तो अब तक भारत में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। हर 10 वर्ष पर किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक 4 ही गठित हुए हैं। पहला 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में और लास्ट जो हुआ था 2002 में हुआ था। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन भारत में किया जा चुका है। आगे देखते हैं, माइक्रोफोन का काम क्या है? माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन या माइक भी इसे बोलते हैं, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जब हम ध्वनि बोलते हैं तो इसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और लाउड स्पीकर जो होता है वो उसी विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाना न्यूटन के किस सिद्धांत से संबंधित है? गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाना किस सिद्धांत से संबंधित है? न्यूटन के तो दूसरे नियम से संबंधित है। न्यूटन के 3 नियम थे, इसमें जब दूसरा जब बराबर एम ए है,
तो उसी से संबंधित है, दूसरे नियम से। नेक्स्ट, नेफ्रॉन किसका हिस्सा है? तो नेफ्रॉन वृक्क या गुर्दे का हिस्सा है, किडनी का हिस्सा है, और नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा क्या है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहीं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है बोरा। बोरा शीतल पवन कहाँ चलती है? तो ये चलती है एड्रियाटिक तट पे। बोरा शीतल पवन, याद रखिएगा, बोरा क्या है? शीतल पवन है। और कहाँ चलती है? एड्रियाटिक तट पर, यानी कि ये इटली और यूगोस्लाविया आदि देशों के आसपास चलती है। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी योजना कब से शुरू की गई थी? तो स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई थी जून 2015 से। याद रखिएगा, 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसी के नेक्स्ट साल इन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना लॉन्च कराई थी। तो इसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाना था और उसमें उत्तम किस्म की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था। तो 2015 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, यूरोप के किस देश को किसानों का देश कहते हैं? तो ये कहते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस में कृषि बड़ी व्यापक पैमाने पर की जाती है, इसलिए यूरोप को किसानों का देश कहते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक काल में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना किस देश में की गई थी? सबसे पहली बार आधुनिक काल में तो की गई थी स्वीडन में। बड़ी एक मात्रा रहेगी, स्वीडन में सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना की गई थी। और ये प्रश्न भी याद रखिएगा कि सबसे पहले नियमित 10 वर्षीय जनगणना किस देश में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी अमेरिका में। तो 10 वर्षीय पूछे तो अमेरिका, और व्यवस्थित जनगणना पहली बार तो स्वीडन। नेक्स्ट है, किसे रणनीतिक धातु कहते हैं? रणनीतिक धातु, तो ये कहते हैं टाइटेनियम को। तो याद रखिएगा, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। ऐसे इसको सेट कर लीजिए कि रणनीति के तहत हर व्यक्ति को टाइट रहना चाहिए किसी भी वार्तालाप में। ये रणनीति होती है कि आप जो है बलपूर्वक बोलिए, तभी आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। तो यही रणनीति होनी चाहिए, टाइटेनियम। नेक्स्ट, द्वितीयक इंद्रधनुष में सूर्य की किरणों का कितनी बार अपवर्तन और कितनी बार परावर्तन होता है? ये द्वितीयक, 2 तरह के इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो 2 बार अपवर्तन होता है इसमें और 2 बार परावर्तन होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग ऊपर की ओर होता है और लाल रंग अंदर की तरफ होता है, इसे भी याद रखिएगा। जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल रंग होता है और अंदर की तरफ बैगनी रंग होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में उल्टा होता है। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1756 से लेकर 1763 तक लड़ा गया था। और इसी सप्तवर्षीय युद्ध का भारत पर प्रभाव तीसरे कर्नाटक युद्ध पर पड़ा था। और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था, और उसी के तहत भारत में तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया था। तो दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफ़ी उपयोगी प्रश्न थे जो परीक्षाओं के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्रश्न आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।